हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। भागीदारी करना है, मंडल का अपना कार्य क्षेत्र होगा, जैसा कि आप सभी को बताया होगा। उसमें भी आपके कहीं ना कहीं फिर युवा हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमको नेक्स्ट जनरेशन तैयार करना है। एक बड़ों ने अपना काम कर लिया, अब छोटों को दायित्व निभाना है, छोटों को तैयार करना है, हमारे अपने भाइयों को। क्योंकि बड़े अब एक पीढ़ी ऐसी है जो थक गई जीवन के उत्तरार्ध में, और एक पीढ़ी ऐसी है जो अब ग्रोइंग स्टेज में है। तो अभी आप देखें कि बड़ों को और छोटों को दोनों को सम्मिलित करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, परस्पर तालमेल करते हुए हमें क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि शक्तिपीठ संगठन, युवा संगठन, बहनों का संगठन, सब लोगों को मिलके एक अम्ब्रेला तले आके हम सबको काम करने की जरूरत है। सबकी भावनाओं को, सबका सम्मान देते हुए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मनों में बड़ों का जो एक अनुभव है, एक पीढ़ी ऐसी है जिसके पास अनुभव है, और आप ये देखें कि वो भी युवावस्था में ही भगवान से जुड़ी थी, गुरुदेव से जुड़ी थी। ये कभी भूलने नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अब बड़े थक गए, इनको अब अलग करो, अब हमारा समय आ गया, हम काम करें, ये भाव नहीं आना चाहिए। घर परिवार में भी माता पिता होते हैं, जब वृद्ध होते हैं तो घर से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। उनकी सेवा भी करना है और हमारा काम भी करना है, परिवार के उत्तरदायित्व को भी निर्वाह करना है। तो दोनों में एक संतुलन की जरूरत है। बड़े जो हमारे हैं कहते परिवार में, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए उनके मार्गदर्शन में एक तरफ जोश है, एक तरफ होश है, दोनों को मिलना जरूरी है। तो दोनों को मिल के हम अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। हाँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो यहाँ पर मुख्य केंद्र है, राष्ट्रीय युवा कार्यालय है, संगठन के मुख्य कार्यालय है, आप बराबर शक्तिपीठ संगठन कार्यालय है, आप बराबर निरंतर संपर्क में रहें। लेकिन हम जिस क्षेत्र में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ कोई भी संदेश ऐसा नहीं जाना चाहिए कि ये अलग अलग होकर कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और मिल के काम करेंगे। किसी की शक्ति, किसी के पास कमी है, किसी के पास कोई अच्छी योग्यता है, तो हम दोनों को मिला के, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, मैं ये जानता हूँ कि हमारे इसमें व्यक्तित्व चार प्रकार के होते हैं। एक तो एक्टिविस्ट होता है, जो युवावस्था में एकदम से काम बताओ तुरंत तैयार हो जाए, तो वो एक्टिविस्ट होता। वो अभी सोचेगा नहीं, जैसे मैंने कोई काम बताया वो ये भी नहीं पूछेगा भैया क्या है क्या नहीं, दौड़ पड़ेगा। होता है ना ऐसा, क्योंकि जोश है, उत्साह है। एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो रिफ्लेक्टिस्ट है, वो एकदम नहीं दौड़ेगा, लेकिन किसी भी बात की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा गायक हो सकता है, बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकता है। अब उसमें एक गुण की कमी है कि वो एक्टिविस्ट नहीं है, तुरंत नहीं दौड़ेगा, लेकिन अपनी बात को बहुत अच्छे से वो किसी के सामने रख सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो थ्योरिस्ट है, सिद्धांत की बात करे। आपने देखा होगा, अपने में से कोई भाई होगा, वो प्रिंसिपल बताएगा, बताओ ये कहानी का है, बताओ गुरुदेव ने कब कहा था, तुम अपने मन से दौड़ा पा रहे हो, तो मुझे बताओ किस पेज पे किस नंबर पे क्या लिखा था, तो फिर मैं ये बात मानूंगा। तो हमेशा थ्योरी की बात करेगा। और एक ऐसा व्यक्ति तो होता है जो कोई भी काम करेगा तो बड़े प्लान में करेगा। भैया देखो अच्छे से रणनीति बनाओ, इसके नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज सुनो, हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, हम जो इतनी मेहनत करेंगे दोस्तों, एक कोई भी काम, चाहे हम यज्ञ से लेके हमारे अपने घरेलू काम भी होंगे, चाहे हमारे यहाँ कोई अच्छा ब्याह शादी अमुक तमुक सब प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कोई भी प्लान में काम करें। कितने लोग जुड़ेंगे, किस किस को जिम्मेदारी देंगे, फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ों में। तो एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो हमेशा प्लानिंग ही करेगा, लेकिन उसको यदि कह दे कि हम तो काम कर, तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो केवल प्लानिंग अच्छे से कर पाएगा। तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब हम सभी मिल जाएं चारों, तो काम अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें सबकी भागीदारी है। इसीलिए ये मंडल का स्वरूप, इसीलिए समूह में हम लोग सब मिलजुल के काम करें। बार बार जो कहा जाता है ना, व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करें और अपने आप से पूछें कि आज गुरुदेव का कितना काम किया, और फिर हमारे जैसे ही समान विचारधारा के लोगों को हमारे साथ जोड़ लें और उनके साथ मिलकर काम करें और एक क्षेत्र का निर्धारण करें
कई बार हमारे मन में आता है, हम किसी गांव के रहने वाले हैं, किसी ब्लॉक में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि पूरा शहर सुधर जाए, फिर हम सोचते हैं कि पूरा राज्य सुधर जाए, हम सोचते हैं कि देश सुधर जाए। कई बार तो हम अमेरिका को सुधारने की बात करने लगते हैं, वहाँ की बात करने लगते हैं, जबकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हमारा प्रभाव क्षेत्र होता है, जो हमें परिचित है, उस क्षेत्र में यदि उस लिमिटेड दायरे में, लिमिटेड क्षेत्र में यदि हम काम करेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो हम ये कभी नहीं सोचें कि हम सबको सुधार कर रख दें। हम तो ये सोचें कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ काम करें, और उस क्षेत्र में जितने संपर्क में हमारे लोग आए, उनके साथ मिलजुल कर, उनको साथ लेकर अच्छे से काम करें। तो सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये एक बात है, आप जरूर ध्यान रखें। और रहा सवाल, जब अपन निर्माण योजना की बात कर रहे हैं, सार्वभौम सत्संकल्प जो है, कितना ने पढ़े होंगे? सत्संकल्प, युग निर्माण सत्संकल्प पढ़े सब? आप तो चलो अच्छे से। अच्छा, ये युग निर्माण सत्संकल्प गुरुदेव ने किन के लिए दिए थे? कोई कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के उपरांत हम दोहरा देते हैं, व्यासपीठ से, मंच से, ऐसे होता है ना। लेकिन कभी आपने अकेले में इन सत्संकल्प का पाठ किया? कितनों ने किया अकेले में? पहले ही सूत्र है परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है, वो क्या है? परिमान कर उसके अनुशासन को अपने निर्धारण। पक्का पढ़ लिया, सुना भी दिया, दोहरा भी दिया, पर अपने आप से पूछा कि हमने ईश्वर को सर्वव्यापी माना? यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेंगे तो कभी गलती करेंगे? बताइए, करेंगे? पहले ही सूत्र है जो भगवान ने हमको दिया है, 18 सूत्र, 18 अध्याय गीता के, उनका सार अगर है तो 18 बिंदु है, जिसमें उन्होंने, गुरुदेव ने, ये कार्यक्रम के उपरांत व्यासपीठ से दोहराना तो है ही, क्योंकि आप प्रेरित हुए और अन्यों को प्रेरित करना है इसके माध्यम से। लेकिन अकेले में बैठ के सारे युवा भाइयों को, बहनों को एक साथ अकेले पढ़ो कि ये मुझ पर कितना लागू होता है। पढ़ तो दिया, एक सीसीटीवी कैमरा दिखा, डर जाते हैं ना अपन कि अपनी सारी गतिविधि ये कैमरे में लिखा रहता ना कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, तो हम एकदम बच के निकलते हैं। वहां उछल कूद कर रहे होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें देखता है। और गुरुदेव ने क्या कहा? ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, न्यायकारी मानकर। अब उसका सीसीटीवी कैमरे से तो कोई बच सकता है नहीं। तो युवा साथियों, एक संकल्प लेके जाइए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अपने आप को हमें ये कहे या अपने आप की आत्मा अपने आप से वो नहीं कह सके, कभी माफ नहीं कर सके। क्यों? कि ईश्वर का ये जो पहला सूत्र है परम पूज्य गुरुदेव का, इसको यदि आपने धारण कर लिया तो कभी गलती होने की संभावना आपसे नहीं होगी। कोई दूसरा करे गलती, उसकी चिंता मत करना। कई बार हम दूसरे की गलती की चिंता करते हैं, उसे करने दीजिए, लेकिन आप कभी गलती ना करें इसकी चिंता आप जरूर करें। तो पहला तो ये वाक्य। दूसरा, युवाओं के लिए क्या है? शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। करते हैं। नूडल है, पाव भाजी है, पिज्जा है, ढाक ढाक है, पता नहीं क्या क्या नाम है आजकल तो, ठीक है, टूट पड़ते हैं। पर हमारा अपना जो सत्तू है, गेहूं और चने का बनता है, घर में माँ बनाती थी पहले, अब वो तो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। अगर हम बच्चों को कहें कि यार सत्तू बोल के पिला देना, तो नहीं खाएं। पर अब माई एनर्जी इज बूस्ट, अगर सचिन तेंदुलकर ये बोलता है, कपिल देव बोलता है, या जो भी खिलाड़ी बोलता है कि बूस्ट से मुझे एनर्जी मिलती, तो वो है क्या? कभी जानने की कोशिश की? जौ का सत्तू, लेकिन वो अच्छे उसमें पैकिंग वैकिंग में आता है, तो हमारा सत्तू तो बेकार हो गया जो हमारी माँ ने बनाया था, और वो सत्तू हमारे लिए अच्छा हो गया। हॉर्लिक्स,
तो ये कभी भी ध्यान रखें कि जो परंपरागत हमारे अपने घर में बनने वाली जो माँ पहले बनाती थी, दादी बनाती थी, उनका प्रचलन फिर से हो। नींबू पानी का प्रचलन ज्यादा हो। और नहीं तो आजकल क्या चलता है, स्प्राइट, क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। अब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से। तो युवा साथियों, आप इस बात को, जैसे अपने गुरुदेव ने कहा ना, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, तो वो सूत्र इन्हीं सूत्रों से जोड़ता है। एक एक करके आप जोड़ने की कोशिश करना कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्र हम आप सबको दिए हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं दिए हैं, सुनाने के लिए नहीं दिए हैं, अपने आप से प्रश्न करने के लिए दिए हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तो अपने आप से पूछे कि हम कितना सुधरे। कल हम यहाँ संकल्प लिया था, कल हमने दीक्षा ली थी, कल हमने गायत्री मंत्र का जप किया। आज से इस अनवरत 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के अंदर हमारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया, डे बाय डे प्रतिपल। यदि आप इन बातों को अपने आप से पूछेंगे तो अपने को लगेगा कि हमारे अपने व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन है, कितना हम सरल हुए, कितना हम विनम्र हुए, कितना हम, जैसे कहते हैं ना कि हमारी अपनी योग्यता को आपने बढ़ाया। तो ये कब आएगा, जब अपने आप में से, जैसे कहते हैं कि हमारे श्रद्धे बोलते हैं अपने कि नेगेटिविटी आउट और पॉजिटिविटी इन। तो हमें हमेशा भी पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जाए, कोई बड़े हमें कुछ भी बोल दें, सुना दें, घर में भी तो सुनते हैं ना, माता पिता के सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। माता पिता डांट भी देते हैं कभी कभी। तो गायत्री परिवार है, ये संगठन नहीं है। संगठन तो इसलिए बनाया है कि हमारा जब बड़ा परिवार हो जाता है तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए संगठन बनाया जाता है। जिम्मेदारी दे देते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी जाती है। तो गुरुदेव ने तो ये गायत्री परिवार बनाया। अब परिवार में यदि हमारे बड़े वरिष्ठ कभी कभी आप पे नाराज भी हो जाए तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है। जब मैं भी युवा था तो हमारे बड़े भाई डांट देते थे, तो हम बड़े प्रेम से सुनते थे, हम कभी भी रिएक्शन नहीं देते। मुझे पता है कि ये अभी डांट रहे हैं, मैं कल मिलूंगा तो मालूम पड़ेगा कि ये कुछ कहा ही नहीं। ऐसा आपको कभी कभी अनुभव होगा या अनुभव करते होंगे। कोई उमंग उत्साह में कोई कार लेके जा रहे होंगे, काम लेके जा रहे होंगे, तो वो ये भी बोलते हैं, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी तो सफेदी हो गई। तो वो उनसे तुलना करेंगे और आपको रोकने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी आपके मन में किसी प्रकार का उनके प्रति कोई भी भावना दुर्भावना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनका अपना अनुभव है। हो सकता है वो अनुभव के आधार पे कोई चीज आपको कहना चाहते हो, पर उस तरीके से आपको समझा नहीं पा रहे। तो बड़ों का सम्मान कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये परिवार है गायत्री परिवार में। क्योंकि एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के उस जमाने में झंडा उठाया था और उन्होंने ठीक उसी प्रकार से काम किया था जैसा अब आप सोच रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग हैं। पर समय के साथ जैसे शरीर थक जाता है तो आज वो काम थोड़ा उस एनर्जी के साथ, उस ऊर्जा के साथ तो नहीं कर पाते। तो हमें उन्हें भी साथ लेना है, उनके अनुभव को साथ लेना है, उनके अनुभव का फायदा लेना है। तो बड़े और छोटे, छोटे और बड़े दोनों को मिलके इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाना है। अब देखिए 2026 आपके सामने, ज्योति कलश रथ यात्रा आपके अपने अपने क्षेत्रों में भी प्रारंभ होने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश में तो प्रारंभ होगी, तो ये भी निकट भविष्य में आपको ज्योति कलश रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जहां आपको नहीं जाना है, जहां आपको नहीं पहुंचना है। जो हमारे अपने कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, रथ कलश यात्रा के माध्यम से, और उसमें कहीं ऐसा ना समझना कि केवल ये संगठन का काम है, संगठन का दायित्व, हमें तो निमित्त बनना है। इसमें आपको निमित्त बनना है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अपनी जिम्मेदारी को तय करते हुए प्रोएक्टिव हो गया, सबके साथ मिलकर संपूर्ण क्षेत्र का अच्छे से भ्रमण करके, वातावरण निर्माण करके परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि सूत्रों को घर घर तक पहुंचाना है। क्योंकि अखंड ज्योति जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव दोहराए नहीं शरीर से, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी हम सबको यह विश्वास दिला के गए हैं कि बेटे बेटियों, कभी भी ये मत सोचना कि हम नहीं हैं। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि
कभी भी मेरी याद आती हो, यदि आपको कोई संकट है, आपको कोई कठिनाई है, आपको कुछ ऐसा मांगना हो, तो अखंड ज्योति दीपक के दर्शन कर लेना, अखंड ज्योति के दर्शन कर लेना, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। क्यों? कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम अब शरीरधारी रूप में काम न करते हुए अब सूक्ष्म शरीर से अखंड ज्योति में प्रवेश कर गए और सर्वव्यापी बनकर अब वो वातावरण आप सबके लिए बना दिया है, केवल चलना आप लोगों को है, निमित्त आपको बनना है। जैसा आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी के समय में गिद्ध, गिलहरी, रीछ, वानर, तो हमारे उस समय के ये वैसे लोग थे जो बहुत कमजोर थे, जो बहुत उपेक्षित रहे होंगे, लेकिन राम भगवान ने, अवतारी सत्ता ने उनको सबको अपने साथ लिया, एकत्रित किया और उनसे वो काम करा लिया, वो श्रेय दे दिया जो कभी स्वप्न में भी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार से ग्वाल वालों को देखिए, श्री कृष्ण जी के जमाने, उनको साथ लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे काम करवा दिए। और देखिए उन्होंने भी अवतारी सत्ता होने के बाद भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, श्रेय किसको दिया? ग्वाल वालों को दिया। तो आप लोग भी जब काम करें तो ये भूल कभी मत करना कि मैं कर रहा हूँ। कई बार होता है ऐसा, मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने अभी तक ये किया, ये मत करना कभी, क्योंकि आप तो एक निमित्त हैं, आप तो एक कठपुतली हैं, आपसे तो करवाया जा रहा है। बस ये सोच के यदि करेंगे और श्रेय लो और सम्मान, श्रेय और सम्मान दोनों आपको देना है, अपने आप वो चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, अपने आप आपके प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा जो आप चाहते हो। परंतु वो कब होगा? जब आप इस भाव के साथ काम करेंगे, मैं का भाव हटा के हम का भाव लाएंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखें। कई बार अपने में से जैसे होता है ना कि किसी को हम लीडर बना देते, किसी को प्रभारी बना देते, तब वो प्र कब हट जाता, भारी कब हो जाता, आदमी पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो प्रभारी अभारी के चक्कर में मत पड़ना, सब प्रभारी है, ठीक है। पर कोई ना कोई एक किसी न किसी को नियुक्त कर दिया जाता है ताकि यहाँ से कोई बात की जाती है तो वो व्यक्ति आप तक अपनी बात को पहुंचा सके कि भैया ये संदेश आया है और अपनों को मिलजुल के काम करना। पर हम प्राय देखते हैं कि जो प्रभारी हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे, तो अब हमने प्रभारी के शब्द के स्थान पर अब समन्वयक शब्द लिया है, कोऑर्डिनेशन। प्रभारी हटा दिया, क्लियर है, जिला प्रभारी, युवा प्रभारी, ये सब अब खत्म कर दिए। अब क्या हो गए? समन्वय, कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेटर। वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी क्षेत्र में। जब आप काम करते हैं, कोई कठिनाई आती है तो उसका निराकरण कैसे है वो करेंगे। और एक बात और है, कई बार प्रभारी ये सोच लेता है कि काम मैं ही कर रहा हूं, पर वो ही भूल कर जाता है, क्योंकि काम तो उसके साथ उसके सहयोगी सब मिलजुल के करते हैं। तो ये भाव भी कभी भी समन्वय को भी नहीं आना चाहिए। हाँ, उसके माध्यम से सारी जानकारियां रूट आउट होती है, पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी मान लेते हैं, गलती कर लेते हैं, यही अच्छा काम कर रहा है बाकी तो कर नहीं रहे। तो हम अपने साथियों से भी कहते हैं कि आप लोगों को, हम आप सबको वो दृष्टि डालना है जो हमारे अपने समूह का एक अंतिम व्यक्ति काम कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि जो काम करता है वो जड़ बन के काम करता है, कभी भी सामने नहीं आता। ऊपर ऊपर तो वो लोग आ जाते हैं थोड़े से कि जिनको बहुत अच्छे से किए गए कामों को, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे अगर भाइयों और बहनें जो काम करती हैं उनको आगे लाना है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उनके किए गए काम को हम बता के श्रेय ले जाएं, तो ये करने की जरूरत नहीं। आज समय आ गया है सबको मिलजुल कर काम, क्योंकि बहुत सारे काम है, बहुत सारी हमारी प्रतिभा है, बहुत सारे हमारे परिजनों में योग्यता है, उन सबको कहीं ना कहीं हमें चिन्हांकित करके उनको वो जिम्मेदारी देना है। जैसे आप में से कोई बहुत अच्छे गायक होंगे, बहुत अच्छे वादक होंगे, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखने वाले होंगे, बहुत अच्छे से कर्मकांड अपने जितने भी हैं मंत्रों को बहुत अच्छे से उच्चारित कर लेते होंगे, बहुत अच्छे से अपने कार्यक्रमों को संपन्न कर लेते हैं, बहुत अच्छे से एक संयोजक होंगे, कार्यक्रम संयोजक होंगे, कार्यक्रम संचालन कर लेते हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे आसपास है, तो उन प्रतिभाओं को ढूंढकर उनको समय, उनको नियोजन करना, ये हमें आना चाहिए। एक अच्छे फैसिलिटेटर को, एक अच्छे जिला समन्वयक को, चाहे युवा का हो चाहे हमारे संगठन का हो, उनका ये दायित्व है, चाहे बहनें हो। क्योंकि कई बार हमें देखने में आता है कि कोई एक संचालन करता है तो हम वर्षों से उसे देगा,
अब उस क्षेत्र में जब हम जाते और पूछते भैया इनके अलावा और कोई नहीं है क्या? हालांकि ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अच्छा संचालन कर लेते हैं तो वही करते हैं, लेकिन आपको भी ये दायित्व है कि हम अपने जैसे व्यक्ति को तैयार करें। अब जैसे भाइयों को तैयार किया, युवा भाइयों को तैयार किया हमारे बड़ों ने, ठीक इसी प्रकार से युवा भी अपने साथियों को तैयार करें, उनमें जो प्रतिभा है उसको आगे लाएं। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप सबको मिलजुल के करने की जरूरत है। आप बहुत अच्छे विषय ले लें, जैसे आपने देखा होगा हमारे सप्ताह आंदोलन, साधना का, शिक्षा का, स्वावलंबन का, नारी जागरण का, व्यसन मुक्ति का, पर्यावरण का, है ना। फिर हमारे 5 रचनात्मक अभियान है जिसमें आपकी भूमिका सुनिश्चित होती है। जल संरक्षण अभियान है। अब जल संरक्षण अभियान की यदि बात करते हैं तो कहाँ से शुरू होगा? अब मैं अब आपसे कहूँ कि तालाब बना दो, ये बना दो, तो आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। बहुत छोटा काम बता रहा हूँ जो आप संकल्प लेके जाओ। किसी के यहाँ घर जाते हो तो सबसे पहले स्वागत किससे होता है? पानी से। कितना पानी पीते हो ईमानदारी से बताओ? आधा गिलास, क्योंकि आधा गिलास छोड़ना हमारा धर्म बन गया, ठीक है। और अगर कोई अपन चाय पीते तो क्या बोलते हैं? कट लेके आना, आधी लेके आना, क्योंकि चाय में जब पैसा चुकाना पड़ता है तो कट भी आ गए। और किसी के घर जाते हैं तो भी हम कहते हैं जितनी पीना होती है उतनी कहते हैं दीदी आधा कप बना के लाना, ठीक है। जब पानी की बात आती है तो पानी तो पूरा गिलास हो जाता है, लेकिन मित्रों जब हम आधा गिलास छोड़ देते हैं तो पानी संरक्षण की बात हुई। क्या वो पानी फिर से हमारी दीदी ले जाके मटके में डाल देगी या डाल देगी या तो फेंकेगी? तो एक संकल्प लेके जाना, कभी भी हम किसी के घर में जाएं, अगर हमें 1 गिलास पानी की इच्छा हो तो 1 गिलास पिलवाएं, और नहीं तो पहले बोल दें कि आधा गिलास लाएं। ये संकल्प तो ले सकते हो। बहुत छोटा सा संकल्प है। अब जब आप घर से चले होंगे सब अपने वाटर बॉटल भर के लाए होंगे, ठीक है, ट्रेन में भी आए होंगे। जब 1 या 2 दिन का हमारा सफर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर आधी बोतल भरी हुई है तो उसको फेंक देते हैं। तब फेंकना नहीं, कोई भी पेड़ पौधा इंतजार कर रहा है उस पानी का, उसमें डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन का हो गया, 1 दिन का हो गया, अब इसको नहीं पीना चाहिए, तो जाके किसी पेड़ पौधे को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो नन्हा पौधा उस पानी का इंतजार कर रहा है, शायद उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। बाकी तो आप जन जागरण यात्रा निकाले, कलश यात्रा निकाले, बहुत सारे पॉपलेट लिफलेट, क्या करें क्या ना करें, कैसे बचाएं, किस तरह से बचाएं, बहुत सारी विधियों के बारे में बताएं। फिर एक बात और रखें, हमारा जो वृक्ष गंगा अभियान, तो आप सब लोग जितनी उम्र के होंगे अभी तक अगर पौधे नहीं लगाए तो जितना हमारी उम्र है उतने पौधे जरूर लगाएं। हर साल 1 पौधा लगाएं अपने जन्म दिवस पे। संकल्प लेंगे, अपनी डायरी में लिख लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम एक संकल्प लेंगे कि हम जिस दिन जन्मदिन होगा उस दिन 1 वृक्ष जरूर लगाएंगे। और जितने साल के होंगे, हमारे बड़े जो भाई हैं या बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी ये संकल्प लें कि जितनी उम्र के हो गए जाने के पहले इतने पौधे लगा जाना है, क्योंकि इतने ऑक्सीजन तो ले चुके होंगे। अगर अपने अपने हिस्से का युग निर्माण, अपने अपने हिस्से की अगर आहुति देना यदि हम सीख गए व्यक्तिगत स्तर पे, तो युग अवश्य बदलेगा। क्योंकि आपका अनुसरण बहुत सारे लोग आपकी देखा देखी करेंगे, अच्छे काम की देखा देखी बहुत जल्दी होती है। तो ये एक हमारा वृक्ष गंगा अभियान जो है, वैसे तो आप वृक्ष लगाते ही हो हर साल, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय युवा जो कार्यालय से, युवा प्रकोष्ठ कार्यालय से वृक्ष गंगा अभियान में पूरे देश के अंदर एकदम से वृक्ष अभियान अगर देखा जाए तो जुलाई से लेके तो अक्टूबर तक, जब बारिश का समय आता है वर्षा ऋतु में, करते ही करते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत अच्छे से संकल्प के साथ में वो लोग बहुत अच्छी संख्या में वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन ये अपने स्तर से हम यदि आगे बढ़ेंगे, और कई बार आपने देखा होगा कि जो वृक्ष लगे हैं, अब क्या होता है, लगाने की बात तो हम कर देते हैं, लेकिन जो लगे हैं उन्हें बचाने की बात नहीं कर पा रहे। ये एक अभियान आपको चलाना होगा अपने क्षेत्रों में कि जो वृक्ष लगे हैं वो न कटे, इसके लिए क्या उपाय करें। ठीक है, तो रक्षाबंधन पे राखी बांध के आओ, इसका संकल्प लेंगे हमारे अपने खेतों में, खलिहान में, घर के आसपास, सड़क के आसपास, जो भी हम बचा सकते हैं, जहां हमारा अपना
जैसे कहते हैं ना, क्षेत्र है जहाँ हम अपनी चला सकते हैं, क्योंकि कई बार तो आप बचाने के चक्कर में उलझ जाएंगे तो ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जहाँ वृक्ष अच्छे लगे हुए हैं वहां पर हम वृक्षों को बचाने का संकल्प लेंगे, ये भी करेंगे। तो ये सब चीजें जो है। दूसरा, युवा जुड़ो। अब युवा आप लोग तो जुड़ गए, कैसे जुड़े ये आपको पता है, कैसे आपको जोड़ा गया ये आपको पता है, किस तरह से आपकी भावनाएं अंदर सही और हम संकल्प के साथ काम करें आपके मन में आया। ठीक इसी प्रकार से अपने उन भाइयों को जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो आपके अपने संपर्क में हैं, जो आपके अपने अच्छे साथी हैं, उनको भी धीरे 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 जोड़ने का क्रम करें। एक युवा ये संकल्प लेके जाएगा कि कम से कम मैं 5 युवा 10 युवा जरूर जोड़ूंगा। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? हम तो जोड़ गए, आप किसी को नहीं जोड़े? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको युवा जोड़ो अभियान के अंतर्गत, जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारी दीदियां बैठी हुई है, हमारी बालिकाएं बैठी हैं, तो इनसे भी मेरा निवेदन है। बहुत सारे हमारे अनगिनत मित्र वर्ग है जो भटके हुए हैं, जिनकी दिशा ही बदल गई है। तो अच्छे मित्र वो हो जो अपने मित्र को जो सही डायरेक्शन दे सके। मुझे आज भी पता है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे अपने साथी भी थे। एक तो साथी वो होते हैं जो आपको भटकाव खिलाते हैं, चल भाई क्या पढ़ना लिखना, आप घूम के आते हैं। और एक वो आते हैं कि अपने समय से आपने कुछ अपना होमवर्क है, अपना ये सब करा कि नहीं करा, नहीं करा है तो हमें मदद कर दो। एक वो होते हैं जो आपको सही डायरेक्शन देते हैं, और एक वो मित्र होते हैं जो बात बात पर आपको भटकाव करते हैं। तो ये चयन करना, ये देखना भी आपका काम, नहीं तो आपके अपने पास रहने वाला व्यक्ति कब आपको भटका देगा पता आपको नहीं चलेगा। तो एक संकल्प लेके जाना है कि प्रभाव आपका उन पर पड़ना चाहिए, ना कि अपने मित्र का प्रभाव आप पर पड़ना चाहिए। ये भी आप संकल्प लें। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार, क्योंकि लोकाकर्षण बाह्य आकर्षण इतना होता है, और ये अवस्था भी वैसी होती है कि इसमें हम भटकने के चांस बहुत अधिक होते हैं। और अगर ये युवा अवस्था को पार कर लिया तो जिंदगी में कभी भटकेंगे नहीं, ये पक्का है। और अगर इस युवावस्था में अगर आप भटक गए तो जिंदगी पूरे समय भटकने में व्यतीत कर देंगे, ये भी पक्का है। तो ये तय करना है कि हम इस बात का बराबर ध्यान रखें कि हम कभी न भटकेंगे और न औरों को भटकने देंगे, और ऐसे मित्रों से दूर रहेंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। ये भी संकल्प है। बहुत छोटा सा सूत्र है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव भी है। जब आपका मन होता है पढ़ाई करने का, जब वो आ जाएगा आपका जेब में हाथ डाल चल रहे घूम के आते हैं, होता है ना सर, और हम भी चल देते हैं। क्यों चल देते हैं? क्योंकि मित्रता का धर्म निभाना है। हम सोचते हैं कि ये हमारे काम आएगा, पर वो काम नहीं आ रहा, वो तो काम बिगाड़ने आया है। तो ये भी जरूरी ध्यान देना, उसको अपनी व्यस्तता बता के धीरे से टरका दो ताकि उसको भी बुरा नहीं लगे। नहीं तो एक मित्र टूट जाएगा, तुम सोचते रहो तो पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है। तो युवा जोड़ो का क्रम आपको सबको अपनाना है। और युवा जोड़ने के बाद में बाल संस्कार सलाह। अब आपने जुड़ गए, थोड़ा समय उन नौनिहाल बच्चों के लिए दियो। जैसे अभी बच्चा माइती मंत्र पढ़ रहा था, बहुत जोर से अच्छे से बोल रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके आसपास खेलेंगे। और बेटे अगर आप बच्चों को अगर पकड़ लिए तो बड़े अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। मैंने जब शुरुआत में जब गुरुदेव का काम शुरू किया आप सब जैसे लोगों के साथ में, तो मेरा एक काम था स्कूल के बच्चों को पकड़ना, प्राइमरी या 8वीं तक के। किसी भी गांव में जाना सबसे पहले स्कूल में जाना, और जब स्कूल में जाके अपनी बात को कह दी तो मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 घर में तो अपने आप चली गए कि गांधी परिवार के वो भैया आए थे, उनने गीत गाया था, उनने ऐसा ऐसा कहा था, तो आपकी बात तो अपने आप चली जाती। और उसमें से बहुत सारे बच्चे जब आप गली में और मोहल्लों में घूमते हैं उस गांव के, तो दौड़ के आ जाते हैं, अंकल चाचा जी भैया ठीक है, आपसे नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो आपने कितनी बात बोल दी। तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको भी बड़े प्यार से प्रेम से, ऐसा नहीं कि इनको उपेक्षित, वो आपकी तरफ टकटकी लगा के बैठा हुआ देखना चाह रहा है और हम उधर देख ही नहीं रहे। तो ये भी कोशिश करना है, क्योंकि हम तो बन गए, अब इन बच्चों को बनाना है। तो बाल संस्कार शाला के माध्यम से 1 घंटा अगर समय निकाल सके हमारे युवा भाई,
तो बराबर अपने अपने क्षेत्र में चलाएं। जो आपने सीखा है, जितना सीखा है, जितना ही आपके पास ज्ञान है, वो जरूर आप इन बच्चों को दें। तो बाल संस्कार शाला के माध्यम से भी भागीदारी आप कर सकते हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को आपको चाहिए। 2 बच्चे हो, 2 से सिखाना शुरू करो। उनका होमवर्क, उनके सुख दुख, उनकी बातें, उनकी जैसी कहानी, बहुत सारी बातों के माध्यम से उनको आप, तो ये एक करें। अब जिस गांव में आप रह रहे हैं, आदर्श गांव, जिस गांव में रह रहे हैं, उसके लिए भी हमारा अपना कर्तव्य होता है। क्योंकि एक नारा लगाते हैं, जन्म जहां का, वस्त्र जहां के, प्यारा प्यारा देश हमारा, कि गांव हमारा। देश तो बहुत दूर की बात है, प्यारा प्यारा गांव हमारा। तो एक संकल्प लेना कि जहां के जन्म, हमने वस्त्र पहने हैं, भोजन किया, उस धरती माँ का हमारा अपना ऋण है। आप अपने गांव को छोड़ के कहीं भी चले जाएं, नौकरी में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपने गांव, अगर विदेश चले जाए तो भारत भूमि को, भारत में रहे तो अपने गांव, कभी भूलना। अपना जितना अपने गांव के लिए अच्छा कर सकते हैं, यदि आपको नीति ने उस लायक बनाया है, तो जरूर सोचिए, अपने गांव के बारे में सोचिए। गांव को सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए, हरियाली युक्त बनाए। जितना अपन अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास अपने माध्यम से करना। तो एक आदर्श गांव की जो परिकल्पना हमारे अपने अभियानों में है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से भागीदारी की जाना। तो ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको करना है। और पहली शर्त है गुरुदेव की साधना। बेटे यदि साधना नहीं की तो भटक जाए। काम का शायद हमें बहुत ज्यादा अहंकार आ जाएगा, अच्छा बोलने का हमको अहंकार आ जाएगा, अच्छे नंबर से पास होने का अहंकार आ जाएगा। अगर साधना नहीं की, साधना जरूर करना है। 10-15 मिनट की साधना, ध्यान, जब गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र लेखन। कितने बच्चे करते हैं युवा हमारे मंत्र लेखन? पक्का? ये नियमित रखना। जो नहीं कर रहे हैं, अगर मन लगे तो गायत्री मंत्र लेखन का काम करें, मन लगे तो गायत्री जप करें। ये जरूर नियमित अपने जीवन में, ये जैसा अपन भोजन करते हैं अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी अपने जीवन में उतार देना। अगर ये उतर गया ना, तो बहुत सारी बातें तो अपने आप सुधरती चली जाएगी। क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि वो आपको रिफॉर्म करता चला जाएगा अपने आप। किसी को बुराई छोड़ने का संकल्प दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से यदि साधना कर ली, गुरुदेव को मान लिया कि हाँ मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जिनने अपने जीवन में अपने दादा गुरु के कहे हुए प्रत्येक शब्द को ध्यान में रखते हुए वो सारी योजनाएं जो ऋषि चाहते थे, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, हिमालयन यात्रा में जब उनका मिलने का अवसर मिला और जब उनको निर्देश मिले, तो शांति कुंज की स्थापना करते हुए, सप्त ऋषि की स्थापना करते हुए, उन ऋषियों ने, एक ऋषि ने अपने जीवन में जो कार्य किया, अकेले गुरुदेव ने अपने जीवन में करके, और किया ही नहीं, अपितु उन्होंने लिपिबद्ध करके अपनी लेखनी से आपके सामने रख दिया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य का यदि आप अध्ययन कर लें, तो आपको पता लगेगा कि हमारे गुरुदेव कैसे थे, पता लगेगा कि हमारे गुरुदेव आपसे चाहते क्या थे। तो 4 पुस्तकें जो अभी अपने जो सदग्रंथ थे, जो विगत वर्षों में घर घर स्थापित करने की बात हुई थी, अगर हो सके, चूंकि आप युवा हैं, आप अभी कई लोग तो पढ़ रहे होंगे, हमारे और भी बहनें भी हैं और भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि एक तो अपने गुरुदेव का जो वाङ्मय एक जो है जीवन वृत्तांत, उसको आद्यपांत पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको गुरुदेव के बारे में ये जानने का अवसर मिलेगा कि गुरुदेव ने किस तरह से त्याग किया, तपस्या की, और उनके गुरुदेव कैसे जीवन में आए, और वो निरंतर किस तरह से उन्होंने उनके कहे अनुसार पूरा कार्य किया। तो जानने का अवसर मिला कि हमारे गुरुदेव कैसे थे। देवदूत आया और कोई पहचान नहीं पाया, कभी कभी कहते हैं। तो गुरुदेव को जानने के लिए सबसे अच्छा है कि वाङ्मय एक आप पढ़ें। दूसरा, हमारी वसीयत विरासत, जो हिमालय की यात्राएं हमने की, किस तरह से गुरुदेव की भेंट होना होता है, किस तरह से उनकी सूक्ष्म शरीरधारी स्थितियों से उन्हें चर्चा होती है, और किस तरह से उनके ऋषि सूत्रों को स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर जब गुरुदेव आते हैं,
तो आपको ये जानने का अवसर मिलेगा कि गुरुदेव ने किन परिस्थितियों में, किन चुनौतियों में, किन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में कार्य किया अपने माध्यम से। एक क्रांति धर्मी साहित्य की 24-25 पुस्तकें छोटी छोटी है। क्या करना है, जैसे अपन बहुत सारे बात करते हैं, अब गुरुदेव का काम करना है, तो भी तो खैर अपन ने सप्ताह आंदोलन रचनात्मक अभियान के बारे में चर्चा की, पर वाकई गुरुदेव चाहते क्या है? अगर ये जानने का और भी अगर आप और कोशिश करते हैं तो क्रांति धर्मी साहित्य जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मेरी लेखनी का संपूर्ण सार क्रांति धर्मी साहित्य है। वो छोटी छोटी पुस्तकें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गुरुदेव आखिर हम आप सबसे चाहते क्या थे। तो ये, और दूसरा गायत्री क्या है, गायत्री कैसे जपा जाता है, गायत्री को समझना इतना आसान नहीं है। तो गायत्री महाविज्ञान, ये 4 सदग्रंथ जरूर पढ़ें जब भी मौका मिले। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अभी से पढ़ना शुरू कर देना, जब भी आपको मौका मिले ये 4 सदग्रंथ परम पूज्य गुरुदेव को यदि पढ़ लेंगे तो पूरा गायत्री परिवार, गुरुदेव हमसे चाहते क्या थे, सारी के सारी बातें आद्योपांत आप उतार सकते हैं। और आपकी एक सोच बनेगी, आपके सोच में परिवर्तन आएगा, ये निसंदेह। अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय का संकल्प भी आप लेके जाना कि पढ़ाई के साथ साथ, जो अभी तो बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी जरूर करें, क्योंकि कैरियर भी देखना है, जीवन में ऊंचा भी बनना है। तो आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन गुरुदेव की पाठशाला में केवल एक ही बात सिखाई देती है मित्रों, एक अच्छा इंसान कैसे बनना। अगर हम अच्छे इंसान बन गए तो ये धरती पे जितना उपद्रव हम देख रहे हैं ना, वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। हम पढ़ लिख गए लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं, आप सबको एक अच्छा इंसान बनाना। और गुरुदेव ये भी चाहते हैं कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाओ, पढ़ लिख के वो जिम्मेदारियां भी लो जो सिस्टम में आप सब लोग कहीं ना कहीं, शिक्षक की भूमिका में बहुत सारी भूमिकाएं आपको निर्वाह करना होगा आने वाले समय में, उसके साथ भी आप न्याय करें, और तभी कर पाएंगे जब हम एक अच्छे इंसान हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं और आप सब लोगों को भूख भी लग रही होगी क्योंकि 11:30 बज गई है ना। तो मैं देरी से आया इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि प्रातःकालीन और मीटिंग थी इसलिए मैं समय पे नहीं आ पाया। और कोई यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। संजय जी की ओर से भी आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। और आज चूंकि आदरणीय भैया आप सभी से मिलेंगे, उनकी ओर से भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे सभी वरिष्ठ परिजनों की ओर से, शांति कुंज की व्यवस्था की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। आप जीवन में निरंतर अग्रसर हो, प्रगति पथ पर आगे बढ़े, आपका सभी का भविष्य चलो, इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।